नमस्कार, स्वागत है आपका बैचलर स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित प्रयोगवाद और नई कविता टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो उपयोगी लगता हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रयोगवाद। तो आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद की अवधारणा, उसका अर्थ और प्रयोगवाद के साथ साथ नई कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रगतिवाद व छायावाद के विरोध में प्रयोगवाद आया और छायावाद में कोरी भावुकता थी जबकि प्रगतिवाद में शुष्क सामाजिकता। तो इन दोनों के विरोध में आया था प्रयोगवाद। और जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं पहले कि प्रयोगवाद की क्या छायावाद की जो विशेषता रही है, तो उन सभी को, तो उसमें छायावाद में भावुकता पर आधारित रचनाएं थी, एक बहुत ही मार्मिक रचनाएं थी, भावनाओं पर आधारित थी। और छायावादी कविता जो थी वो पूरी कोरी कल्पना पर आधारित थी वो, और जबकि प्रगतिवादी में शुष्क अभिव्यक्ति पर आधारित थी। तो उसमें इसे इन दोनों के विपरीत जो प्रयोगवादी कविता है वो कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति में सामंजस्य तैयार होती है। और प्रतिभा जी हेलो, आज आवाज थोड़ी डाउन होगी, पता नहीं, थोड़ा शायद नहीं क्लियर आ सकती है, हो सकता है आपको। गुड मॉर्निंग। तो चलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही झेले। तो प्रयोगवाद कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है और ये जिए और भोगे गए तथ्यों को उद्घाटित करती है। तो प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता है और प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय समाज का चित्रण मुखरता से किया जाता है। तो जो प्रयोगवाद है, इस काव्य का प्रारंभ हुआ था 1943 में और अज्ञेय जी द्वारा किया गया था। तो प्रयोग तो काव्य में हमेशा से होते ही रहे हैं, लेकिन प्रयोगवादी काव्य जो है इसका श्रीगणेश उनके जो ताल सप्तक है उससे माना जाता है, क्योंकि ये जो संग्रह था इसमें अब तक के प्रचलित कविताओं, जो एक छायावादी कहें और प्रगतिवादी और से पहले द्विवेदी, सभी को जो काव्य धाराएं थी उनसे बिल्कुल हटकर कविताएं लिखी गई थी। एक नया प्रयोग किया गया था जिसमें नई संवेदनाएं थी, नए भावबोध थे और नए शिल्प से लिखी गई कविताएं थी। तो इसलिए प्रयोगवाद जो है, इसका काव्य जो है, इसको प्रयोगवादी काव्य नाम दिया गया इस काल के जो भी काव्य हुए उनको, क्योंकि प्रयोगवादी कवि जो थे वो प्रयोग करने में ही विश्वास करते थे और भाषा की दृष्टि से नए प्रयोगों को, उपमानों को एक नया उसका प्रयोग करना, नए शिल्प की दृष्टि से देखना, ये सभी उन कवियों की विशेषता रही है। और प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो, प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी तार सप्तक से। तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था, प्रथम सप्तक जो है, जिसे तार सप्तक बोलते हैं, बाकी द्वितीय है, तृतीय है। तो तार सप्तक की जो अज्ञेय जी ने संपादन किया था 1943 में, तो उसके प्रकाशन के साथ साथ ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। और प्रयोगवाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। तो प्रयोगवाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से। तो एक शीर्षक से उन्होंने रचनाएं लिखी थी, प्रयोगवादी शीर्षक नाम था उसका, और इसलिए इन्हें ही उसका प्रवर्तक माना जाता है। और इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठेले का धंधा कहा। तो इन्होंने ऐसे कहा है, लेकिन इस चीज को अज्ञेय जी ने नकारा है और उस चीज को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने इस चीज का विरोध करके तार सप्तक के जो संपादक थे उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी कविताओं को कोई नया नाम देना चाहता है तो वो नई कविता कह सकता है, ना कि इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम वादी नहीं थे और ना ही हमने जो महान पूर्ववर्तियों का अनुसरण किया है और ना ही चाहते हैं कि हमारा कोई अनुकरण करे। हमें लीक से हटकर कार्य करना पसंद है और हम उसी प्रकार कर रहे हैं। तो ये उनका कहना था और उन्होंने कहा था कि हम
हमारी कविताओं को अगर कोई नाम देना चाहे तो वो नई कविता कहना अधिक उचित होगा। और अज्ञे जी ने ही अपनी जो कविताएं थी तो उन्होंने कहा था कि अज्ञे जी प्रयोग को ही प्रमुख मानते थे, तो उन्होंने कहा था प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन एक साधन है, उन्होंने ऐसा भी कहा था। और प्रयोगवादी कवि ने जो व्यक्तिगत सुख होता है उससे बिल्कुल अलग हटकर अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को दूर करके इन सभी को जो व्यक्ति संवेदनाएं थी उनको उस प्रकार से व्यक्त नहीं किया जैसा छायावाद में व्यक्त किया। इसमें उन्होंने व्यक्त जो किया वो यथार्थता को व्यक्त किया जो उन्होंने स्वयं भोगी हुई थी। उनका ये कहना था कि जो स्वयं भोगी है उसको करो ना कि कल्पनाशीलता पर आधारित हो, जैसा कि छायावाद में होता रहा है। और प्रगतिवाद के बाद जो एक सामाजिकता थी उसमें उन सभी का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कहा है जो आप भोग रहे हैं उसको लिखो। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो मध्यवर्गीय समाज था उसका हास्योन्मुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य की एक चित्रण का एक कारण बना, क्योंकि प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को अपने काव्य में स्थान दिया था। उन्होंने जीवन की कुंठा, अनास्था, जड़ता और संघर्ष को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया और जीवन की निराशा को व्यक्त किया। तो लघु मानव के पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को ही जाता है। तो चलिए देखते हैं नई कविता क्या है, नई कविता और प्रयोगवाद में अंतर क्या है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो नई कविता है वो दूसरा सप्तक से मानी जाती है प्रारंभ, और प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के नाम से रूपांतरित हो गया। और शिव कुमार शर्मा जी ने इसके बारे में कुछ लिखा है कि ये दोनों एक ही धारा की दो अवस्थाएं हैं। और सन 1943 में 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीनता से प्रयोग हुए नई कविता उन्हीं का परिणाम है। तो यानी 1943 से 53 तक का जो समय रहेगा वो प्रयोगवाद का है, और प्रयोगवाद उसके बाद का जो समय रहेगा वो नई कविता का है, क्योंकि जो उसमें प्रयोगवाद में जो भी परिवर्तन होते आए उसका परिणाम उन्होंने इसे माना है। और प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी व्यवस्थित अवस्था, विकसित अवस्था। तो उनका यही मानना था कि एक आरंभिक अवस्था प्रयोगवाद है और नई कविता जो एक विकसित भाग है। तो इसलिए इस प्रकार से इसको अलग नहीं कर सकते, ये एक समान ही है। और बाकी आगे नई कविता हम डिस्कस करेंगे। तो उनका यही मानना था। और नई कविता जो नाम था ये भी अज्ञे जी ने ही दिया था, और उन्होंने ये नाम अपनी एक रेडियो वार्ता में दिया था, और जो कि बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रस्तुत सॉरी तो उससे प्रकाशित हुई थी। और नई कविता का आरंभ जो है 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। और बच्चन सिंह जी मानते हैं कि नई कविता का आरंभ 1951 में हुआ है। उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। और मुक्तबोध जी ने भी लिखा है इसके बारे में कि नई कविता वैविध्यमन जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो भाषा संवेदना और सृजन पुस्तक में उन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा था कि आज की कविता को जांचने का जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता स्वीकार हो चुकी है, छंदों की पायलें उतर चुकी हैं और काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रयोग किया जा रहा है उसको महत्ता दी जाए। छंद और जो अलंकार थे उनकी वो स्थिति थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए जो प्रयोगवाद और नई कविता में हम अगर कहें तो कोई सीमा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों एक ही है, एक ही काव्यधारा की दो विकसित अवस्थाएं हैं, यही कहना सबसे उचित होता है। और जो नवीन विषयों पर आधारित, नवीन शैलियों पर आधारित जो कविताएं लिखी गई वो ही प्रयोगवादी और नई कविता कही जाएंगी। और इन दोनों की लगभग विशेषताएं भी सेम है, तो विशेषताएं देख लेते हैं आज। तो निष्कर्ष जो निकला है इसके आधार पर कि ये दोनों एक ही साहित्य की
विकास की दो अवस्थाएं हैं। 1943 ईस्वी से 53 तक की कविता को हम नई कविता कहेंगे। सॉरी, जो नवीन प्रयोग हुए वो नई कविता का परिणाम है, लेकिन 1943 से 53 तक की जो कविता है उसको प्रयोगवाद कहा जाएगा, और उसके बाद की जो 53 के बाद की जो कविता है वो नई कविता कही जाएगी। तो ये हम परिणाम निकाल सकते हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे प्रयोगवादी काव्य और नई कविता की विशेषताओं की। तो इनकी विशेषताएं सेम है। तो सबसे पहली बात है घोर वैयक्तिकता। तो इसमें क्या था कि जो भी प्रयोगवादी कवि थे वो बहुत ही घोर अहमवादी थे, उनके बारे में ऐसा प्रचलित था, और वे अपने अहमनिष्ठ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही अपने काव्य में किया करते थे। और उन्होंने जो सामाजिक दायित्वों को एकदम दरकिनार कर दिया, उससे बिल्कुल बेखबर रहते थे। तो वो सिर्फ निजी अनुभूतियों पर, उनका कहना ही यही था कि आप जो भोग रहे हैं उसको ही लिखें। तो वो सिर्फ निजी अभिव्यक्ति को ही व्यक्त करते थे, और वो समाज में क्या हो रहा है वो उससे बिल्कुल बेखबर रहते थे। तो भारत भूषण की एक कविता का उदाहरण हम देखना चाहेंगे। पीयूष जी गुड मॉर्निंग। तो सॉरी, तो भारत भूषण जी की एक कविता का उदाहरण देना चाहूंगी कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान और साधारण वस्त्रवास। तो इस प्रकार से जो कवि जो था वो अपनी व्यक्तिगत बातों को ही अपनी कविताओं का आधार बना रहा था। उससे समाज की जो भी जो स्थिति थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दूसरी विशेषता है बौद्धिकता का अतिरेक। तो जो वैसे तो आधुनिक काल के प्रारंभ होते ही जो बौद्धिकता थी हिंदी कविता में अपना अधिकार जमाने लगी थी, लेकिन जो प्रयोगवादी कविता में हम बौद्धिकता के जो पंख देखते हैं वो अधिक रूप से पसारे हुए हैं, और कहें तो साम्राज्य उसने अपना पूरा स्थापित कर लिया था। और इसमें एक कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूं, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूं, और निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दूं, आत्मा को न मानूं, तुम्हें न पहचानूं, तुम्हारे तत्वदीता को स्थिर शून्य में उछाल दूं। तो इस तरह से जो कविता जो थी वो एक नीरस हो गई थी, बिल्कुल बौद्धिकता की जो एक अतिशयता है इसने कविता को पूरी तरह से नीरस कर दिया था। चाहे हम मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की बात करें या फिर ब्रह्म राक्षस की, तो ये कविताएं जो थी बौद्धिकता के अतिरेक से बोझिल सी हो गई थी। और अन्य विशेषता है निराशा और कुंठा का अंकन। तो इसमें प्रयोगवादी कवि जो थे वो बहुत ही निराश है और अपने को असफल देखते हैं, और वे कुंठित सा महसूस करते हैं, इसलिए अपनी कविताओं में वो कुंठा के जीवन की झांकियां उनकी मिलती हैं, और जीवन के प्रति उनकी गहरी निराशा है वो इसमें व्यक्त होती है। और धर्मवीर भारती जी ने कुछ लिखा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ज्यादा समझ में आएगा कि बाड़ी इतनी खोखली हुई जो बच्चों की गिलबिल गिलबिल, और सब अर्थ और उल्लास छिन गया जीवन का, जैसे जीने के पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, और दिल की धड़कन भी इतनी बेमानी है। तो ये उनकी कविता थी, तो जिनमें उसमें उन्होंने अपने अंदर की निराशा का अंकन किया, कुंठा का अंकन किया। ऐसा एक कवि ने नहीं, सभी कवियों ने किया है जो प्रयोगवादी और नई कविता के कवि रहे हैं। और अन्य विशेषता है आम जीवन की आम बातों का चित्रण। तो प्रयोगवादी या नई कविता का कवि ये नहीं मानता था कि कविता में कोई विशिष्ट दृश्यों घटनाओं का अंकन होता है, तो वो तो सिर्फ किसी भी साधारण सी दिखने वाली घटना या बात को कविता का वर्ण विषय बना लेते थे, और उनकी कविताओं में जिंदगी बोलती है और आम आदमी की धड़कनें इसमें सुनाई पड़ती हैं, उनका ऐसा मानना था। तो जैसे मिश्र जी की कविता तो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी को बिना किसी लपेटे हुए वो प्रस्तुत करते ही नहीं थे, इसलिए उनके जो कथ्य है वो इधर उधर भटकने पर नहीं आधारित होकर अव्यक्ति पर आधारित रहते थे, और उन्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वे अपने जो दूसरा सप्तक था उसमें व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था कि काव्य और कविता के बारे में जितनी बातें प्रायः कहीं और लिखी जाती हैं, उनसे उनके आसपास जो प्रकाश मंडल खींचा जाता है, जो रोजमर्रा मिलने वाली आदमियों और उनकी कृतियों के कुछ अलग स्वभाव, प्रेरणाओं और सामर्थ्यों की चीजें मानी जाती है। मतलब उनका ये कहना था कि जो आम जीवन
में जो चीजें होती हैं उनको हम अगर देखें तो वो ही कविता का माध्यम बनती हैं और उन्हीं बातों को कविताओं में लिखा जाता है। और दूसरा ये है कि विशेषता जो थी आधुनिकता के पक्षधर, तो प्रयोगवादी कवि जो थे, नई कविता के कवि, वो आधुनिकता के प्रबल पक्षधर थे। वे जो पुरानापन था उसको हमेशा के लिए त्याग देना चाहते थे, त्याग दिया था उन्होंने और उसको वो रिपीट नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में जो उनका जो जोश था वो थमने पर जो पुरानी परंपरा थी उस पर ही वो लौट गए, धीरे धीरे उसमें जाने लगे और आधुनिकता से पृथक करने के बजाय उन्होंने उसी प्रथाओं को आधुनिकता में ढालने का प्रयास किया। तो पहले वो विरोधी थी, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ फिर उन्होंने अपनी जो पुरानी परंपराएं थी उनको अपनी तरह से ढालने का प्रयास किया था। और उनके मन में जो पुरातन के प्रति अपने मन में कोई मोह नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा था। पर उनके जो विरोध, उसके पागलपन की हद तक उन्होंने विद्रोह भी नहीं किया। ना तो मोह था ना विद्रोह था पुराने जो विशेषताओं के प्रति। तो जैसे एक कविता का कुछ पंक्तियां ले लेते हैं कि अर्थ पुराने से पुराने शब्दों में से नए संदर्भों में आज मेरा आज का मन एक नया संदर्भ है, मगर ऐसा नहीं है कि लगाव ना हो उसका, किसी पुराने के साथ लगाव के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। तो ऐसा उन्होंने स्वयं माना था कि जो पुराना जो है उसके साथ भले ही लगाव ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पुराने अगर जो पुराना है उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे लगाव नहीं है। तो वो आधुनिकता के भी पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने प्रयोग प्राचीन पद्धतियों का भी थोड़ा थोड़ा किया है, उसको अपनी तरह से ढाला है, लेकिन उसका प्रयोग किया है। और भत्सेपन का चित्र, तो ये क्या है कि नए नए प्रयोगों की जो उनके अंदर एक ललक थी, उसमें उन्होंने कुछ भी अपनी रचनाओं में प्रयोग कर दिया, कुछ भी वो लिख देते थे। चाहे वो प्रयोगवादी कवि थे, वो चाहे क्षुद्र और अदना विषयों पर भी उन्होंने एकदम कविताएं लिख दी, जिसके लिए चाहे निराला की कुकुर मुत्ता हो, उसमें भी वो कविता लिखी, जो इसका भी कुछ कुछ उदाहरण है। सॉरी, जो कवियों ने वहां पे अपनी भदे विषयों पर भी कविताएं लिखने का संकोच नहीं किया। तो हम कुछ पंक्तियां देखेंगे, ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे लिखा था कि मूत्र सिंचिका मृत्तिका के व्रत में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव और धैर्य धन गदहा। तो इस तरह से जो भदेपन पर उतर आए थे, उनकी रचनाएं जो बहुत ही अजीब सी होने लगी थी। और अगली विशेषता है कामव्रति का दूषित अंकन। तो प्रयोगवादी कवि हो या नई कविता के कवि, वे कामव्रति के दूषित चित्र अंकित करने में संकोच बिल्कुल नहीं करते थे। अज्ञेय ने खुद अपनी रचनाओं में इसको उतारा है और अज्ञेय अपनी धमनियों में उमड़ती धार को, जो धार से कामुक हो, कहाँ हो नारी की पुकार कर उठते। जैसे कि उन्होंने लिखा था, एक उनकी नई पंक्ति थी, एक शकुंतला माथुर जी ने लिखा था सुहाग बेला में कि चली आई बेला सुहागन पायल पहने और वाण विद हरणी सी, और बाहों में लिपट जाने की, उलझने की, लिपट जाने की, और मोती की लड़ी समान। तो इस तरह से शकुंतला माथुर जी ने लिखा था। तो और एक और पंक्तियां थी, अब मैं इतनी ज्यादा उस पंक्तियों को नहीं यहाँ बोलना चाहती हूँ। तो बस इतना समझ ले कि उन्होंने एक जो चित्रण किया था वो कुछ बढ़ा चढ़ा के इतना ज्यादा किया था, चाहे वो अज्ञेय जी हो, चाहे श्याम परमार जी हो, चाहे शकुंतला माथुर जी हो। अगली विशेषता है नए नए उपमानों का प्रयोग। तो प्रयोगवादी कविता में नए नए उपमानों का चयन किया गया था। जैसे धर्मवीर भारती जी थे, वो मस्तक के लिए उन्होंने एक नया ही उपमान ढूंढ लिया कि उन्होंने मस्तक के लिए सड़े हुए नारियल का उपमान ढूंढ कर लाए थे कि मस्तक इतना खाली खाली लगता जैसे हो सड़ा हुआ नारियल। तो एक अलग अलग उपमानों का प्रयोग करने लगे थे। और पुराने उपमानों का प्रयोग वो इसलिए नहीं करता था कोई भी, क्योंकि अब उनकी अर्थवत्ता समाप्त हो चुकी थी। और जैसे इसी तरह से अगर प्यार का जो बल्ब फ्यूज हो गया, एक ऐसे जैसे मतलब नए नए प्रयोग किए जा रहे थे उपमान, और कहीं कहीं उपमानों की नवीनता इतनी अच्छी थी जिससे कविता सरस हो जा रही थी, मधुर हो जा रही थी।
लेकिन कहीं कहीं इतनी अजीब अजीब से उपमान प्रयोग किए गए जहां बिल्कुल उनका कोई तुक ही नहीं बैठता था। कि जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। उत्सव कविता में लिखा था कि मैं एक उत्सव हूँ, सोचना चाहता हूँ घनी काली रातों में दीपों का, और बात सीपों की नहीं है मोतियों की करो, जगमगाहट में झिलमिलाती जीतियों की करो। ये कविता लिखी थी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, उनकी पंक्तियां हैं। तो इसमें इस तरह से प्रयोग किया तो वो बहुत सुंदर है। और अगली जो विशेषता है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने। तो प्रयोगवादी काव्य में चाहे अज्ञेय हो या मुक्तिबोध हो, इन कवियों ने क्लिष्ट और कठिन भाषा का भी प्रयोग किया है। लेकिन बाद के जो कवि आए थे उन्होंने बोलचाल की भाषा में जो रचनाएं लिखी हैं अपनी, चाहे धर्मवीर भारती हो, त्रिलोचन हो, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो, इन कवियों ने जैसे जिन्हें आम बोलचाल की भाषा से ज्यादा लगाव था, तो उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया। और बोलियों की जो मिठास थी वो ही कविता के प्रति लोगों को आकृष्ट करती थी। और चूंकि उन्हें सहजता अच्छी लगती थी इसलिए भी सहज भाषा के कवि रहे हैं। तो जैसे उन्होंने उनका कहना था कि होशियारी बघारने का ख्याल ताक पर धरो, होशियारी बघारने का ख्याल ताक पर धरो, और होशियारी बास देने वाली लालटेन है अब, जरा बेखबर हो जाओ मजे को खींच लाने को। और ख्याल में जरा बेखबर हो जाओ, खबर देता हूं तुम्हें कि हम भी जीत गए हैं। इस तरह से जैसे होशियारी शब्द हुआ, ताक हुआ, बास, बेखबर, मजे, ये जो शब्द थे ये सभी सामान्य बोलचाल के शब्द रहे हैं। और अगली विशेषता थी छंदों का आग्रह। तो प्रयोगवादी कवि छंदों के मोह में नहीं रहते थे। कई बार इन कवियों की कविताएं जो थी वो भाषा गद्य की सी लगती थी। चाहे भवानी प्रसाद मिश्र जी की ही जो कविता का उदाहरण देखें जिसमें लगता है कि कविता नहीं, हम बातचीत सी सुन रहे हैं। अधिकतर यही सभी कविताओं का यही रहा है कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, ये आदमी सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इस तरह से जो कविताएं उन्होंने लिखी थी वो बिल्कुल उसमें छंद वगैरह का तो प्रयोग होता ही नहीं था। और अगली विशेषता है बिंब एवं प्रतीक योजना। तो नई कविता में बिंब और प्रतीकों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया है, चाहे ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक प्रतीकों के साथ साथ यौन प्रतीक भी इसमें देखे जा सकते हैं। और बिंब विधान की जैसे भी नई कविताओं की उपलब्धि बहुत ही उल्लेखनीय है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कुछ एक पंक्ति लिखी थी, इसमें निर्मलता और पावनता का एक हम बिंब देख सकते हैं। जैसे बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोके से कि जैसे हंस दिया हो, बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोके से जैसे हंस दिया हो। और अज्ञेय जी की जो शरद चांदनी को मन को शांत करने देने वाली जो एक कुछ पंक्ति है कि शरद चांदनी बरसी अंजलि भरकर पी लो। तो इन सभी से हम विशेषताओं से सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रयोगवादी और नई कविता हिंदी काव्य के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा है। इसमें नई कविता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है और उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग हो रहा है वो एक कविता को असहज बना रहा है, दुरूह बना रहा है। वरना जो उन्होंने प्रयोग किए थे वो प्रशंसा उनकी की जा सकती है, लेकिन इन सभी जो अश्लीलता और उल जलूल शब्द कहें तो इनकी हम विशेषता नहीं कर सकते। बाकी उन्होंने जो प्रयोग किया था वो अलग तरह का था। सामान्य लोग भी अपनी बातें कहने के लिए उसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बस इन्हीं कारणों पर यहाँ पर ये बात खा जाती है। तो ये तो हुई कुछ विशेषताएं। और अब बात करेंगे तार सप्तक के प्रकाशन के बारे में। तो तार सप्तक का प्रकाशन किया था अज्ञेय जी ने। तो उनकी संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे और तार सप्तक में 7 कवि संकलित थे। तो पहले तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ वो 1943 ईस्वी में हुआ था और उसके कवि थे नेमचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और राम विलास शर्मा और अज्ञेय जी। ये 7 कवि जो पहले तार सप्तक में सम्मिलित थे। और दूसरे तार सप्तक की बात करें तो 1951 के कवि जो है दूसरे उसके कवि रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जी। और तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ और इसके
संपादक जो है इसमें जो कवि रहे हैं वो प्रताप नारायण त्रिपाठी रहे हैं, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन बादशाह, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश दयाल सक्सेना रहे हैं। और चौथा तार सप्तक जो था 1979 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंबल, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर जी। तो इस तरह से ये जो कवि थे, ये अलग अलग कवियों की रचनाएं इसमें रही हैं और इसका संपादन किया था अज्ञे जी ने। और वैसे सॉरी, तो इसमें जो भी कविताएं रही हैं वो एक आधारित थी, हम दोनों की विशेषताएं अगर देखें तो घोर अहमवादी जो व्यक्तित्व था उन पर आधारित थी और सभी वादों से ये मुक्त रचनाएं थी इनकी। और इसमें दुख का महत्व स्वीकार किया गया था, निराशावादिता थी और अति बौद्धिकता जो थी वो थी, और मध्यवर्गीय नागरिक का इन्होंने चित्रण भी किया है। ये सभी कुछ इनकी विशेषताएं नहीं है। बाकी अब प्रयोगवाद के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था और इसमें प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों का जो मत रहा है उसको देखते हैं। तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, और प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है ऐसा कहा है केसरी कुमार जी ने, और प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, और ये कथन था रघुवीर सहाय जी का। और एक अन्य मत है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रयोगवादी कविता है और नई कविता है इनमें काफी कुछ विशेषताएं रही हैं, और जो विशेषताएं रही हैं उनकी जो प्रवर्तक रहे हैं जिन्होंने प्रवर्तन किया है इसका, उसके बारे में हम उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि वही महत्वपूर्ण है अधिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का। हम और कवियों की बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। तो ये इसमें इनकी माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। और इन्होंने इनका अंतिम काव्य था, पहला काव्य था भग्नदूत और अंतिम काव्य था कोई घर आपने देखा है। और इसके बाद इन्हें पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे और प्रयोगवाद में इन्हें सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हें अज्ञेय नाम जो दिया था वो प्रेमचंद जी ने और जैनेन्द्र जी ने दिया था। इनकी कुछ काव्य रचनाओं की बात करेंगे, उसके बाद इनकी काव्य रचनाओं की जो विशेषता रही है, काव्य रचनाओं का जो विषय रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली रचना है भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, प्रिजन डेज ऑफ अदर पोएम्स, इंग्लिश में है। और हरी घास पर छड़वर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, और सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, और नदी की बांक छाया पर, और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनकी अंतिम रचना थी। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी काव्य ग्रंथ। और इसके अलग भी इनकी रचना है पूर्वा, सुनहले सैवाल, सदा नीरा और सृजना के क्षण। तो इसमें जो सदा नीरा जो है 1929 से 1980 तक की जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो प्रस्तुत की गई हैं 2 जिल्द में। और इन्होंने संपादन जो किया था वो आधुनिक हिंदी साहित्य का किया था, तार सप्तक का किया है, पुष्करिणी का किया है, और नए एकांकी का किया, और नेहरू अभिनंदन ग्रंथ और रूपांबरा, इन सभी का इन्होंने संपादन किया। इससे अतिरिक्त जो संपादन किया है वो सृजन और संप्रेषण, साहित्य का प्रवेश, साहित्य और समाज परिवर्तन, सामाजिक यथार्थ तथा कथा भाषा और समकालीन कविता में छंद और स्मृति के परिदृश्य, भविष्य और साहित्य, तो इन सभी का इन्होंने संपादन किया है। और कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो वो है सैनिक और विशाल भारत, प्रतीक, थॉट पत्रिका मार्टिन रसेल के साथ, और दिनमान, नया प्रतीक और नभाटा। तो ये कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया। और सम्मान की बात करें तो जो सम्मान प्राप्त हुए थे इन्हें, वो आंगन के पार द्वार
को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1962 में, और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये इनसे सम्मानित किए गए थे। और उपन्यास की बात करें तो उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, काव्य में भी है ये, और उपन्यास में भी, दोनों जगह इन कवि का हमें वर्णन कर, जो इनसे संबंधित रचनाओं का हमें अध्ययन करना है। और नदी के दीप अपने अपने अजनबी, और यात्रा संस्मरण की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद, और एक बूंद सहसा छलकी, और काव्य नाटक है उत्तरी प्रियदर्शी। और कुछ कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, और कड़ियां। तो ये कुछ इनके कहानी संग्रह थे। और अन्य जो बात करें तो संपूर्ण कहानियों का भाग 1 और भाग 2 प्रस्तुत हुआ था छोड़ा हुआ रास्ता इस नाम से। और ललित निबंध भी थे अज्ञे जी के, सब रंग और कुछ राग, कहाँ है द्वार का, छाया का जंगल, और संपादन किया था आधुनिक हिंदी साहित्य का। और कुछ आलोचना ग्रंथ भी आए थे, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आत्मपरक, कवि दृष्टि, भवंती, अंतरा, शाश्वती, अद्यतन, जोग लिखी, संवत्सर, और स्त्रोत और सेतु, ये कुछ आलोचना ग्रंथ रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत जीवन की। तो 1929 ईस्वी में लाहौर कॉलेज से इन्होंने बीएससी किया था, और ये लाहौर में ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे, और इन्होंने फिर रिपब्लिकन पार्टी का ये सदस्य बने, और चंद्रशेखर आजाद से इनका परिचय हुआ। और 1930 से 36 के बीच ये 2 बार गिरफ्तार भी हुए थे। अमृतसर और दिल्ली के जेल में इन्होंने जीवन यापन किया था। और 1940 में इन्होंने संतोष से विवाह किया, और संध विच्छेद होने पर 1956 ईस्वी में इन्होंने कपिला मलिक से पुनर्विवाह किया। तो इनका 2 बार विवाह हुआ था। और 1943 ईस्वी में ये सेना में कैप्टन के रूप में भर्ती हुए, और कोहिमा फ्रंट पर तैनाती हुई इनकी। और 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से संबद्ध होकर 1955 ईस्वी तक इन्होंने उसकी सेवा की। और 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में इन्होंने भारतीय संस्कृति और शास्त्र के अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। और 1955 में यूरोप और 1960 में जापान की इन्होंने यात्रा की थी। और इनकी जो कविता है भग्नदूत, ये इनका पहला कविता संग्रह है। इसमें ईश्वर प्रेम और प्रकृति के अतिरिक्त दीप घट, झांकी जो इन सभी विषयों पर कविताएं लिखी गई हैं। और चिंता जो है उसमें अगेन अपने प्रेम विषयक भावनाओं को काव्य और गद्य गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने स्त्री पुरुष के संबंध में को जो विचार को वाणी के रूप में ढाला है। और चिंता में बहुत से ऐसे प्रतीक प्रयोग है, जैसे तारा, फूल, धूल, कड़ी, दीप, विद्युत, इन सभी प्रतीकों का स्थान दिया। और विश्व प्रिया में प्रेमी और एकायकन में प्रेमिका का आत्मनिवेदन देखने को मिलता है हमें। और इत्तिलम की बात करें, वो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। बंदी स्वप्न, ही हारिन, वंदना के दुर्ग, और मिट्टी की ईहा, इनमें विभक्त रचनाएं हैं। और बंदी स्वप्न में बंदी जीवन की कविताएं हैं। और इत्तिलम में विद्रोही राष्ट्रीयता, स्वाधीनता का स्वर हमें मिल जाता है। और वंचना के द्वर्ग में प्रकृति संबंधी रचनाओं की बहुलता है। और हरी घास पर छड़बर, जो कि हमारी काव्य में दी गई है, तो हरी घास पर छड़बर में उसमें वो इनकी एक प्रथम प्रौढ़ कृति मानी जाती है। और इस रचना में अज्ञे जी ने अपनी प्रेमिका को कहीं लाल बुरुस के उत्फुल्ल गुच्छ सी, और कहीं बिछली घास, कहीं बाजरे की चरैरी कलगी कहा है। और दुख का महत्व जो है उसमें व्यक्त चेतना और समष्टिवाद का भी वाणी इसमें मिल जाती है। और बावरा अहेरी उनकी एक रचना है। इसमें अहेरी शब्द जो है वो आलोक का प्रतीक है। और इस रचना पर उमर खयाम की रुबाई का प्रभाव रहा है। और इंद्रधनुष रौंदे हुए, तो इसमें कवि की मूल संवेदना का चिंतन व्यक्त है। और सत्य की व्याख्या की गई है। अनेक प्रतीक प्रयोग किए गए हैं, पर्वत, सागर, सरिता, इन सभी के माध्यम से। और मैं वही हूँ, इतिहास की हवा, इस संग्रह में विशिष्ट कविताएं हैं। और सांप और गधा जो है, इन सभी जो प्रतीक है इनका प्रयोग किया गया है। एक और रचना है उनकी, अरि ओ करुणा प्रभा में। इसमें भी 4 खंडों में सृजित है कि रोपित्री रूप के की, एक चीड़ का खाखा, और द्वारहीन द्वार।
तो ये कुछ 4 खंडों में रचित है। तो रूप इतनी नए जो है इसमें कवियों को लक्ष्य करके लिखी गई, नए जो कवि थे उनको लक्ष्य करके लिखी गई है। रूप के की में अनुभूति के काव्यबद्ध क्षण है। और एक चीड़ का खाका जो है इसमें जापानी काव्य जो है वो हाइकू जो है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। और द्वारहीन, द्वार में दुख का दर्शन किया है, लिखा गया है। और प्रकृति विषयक कविताएं हैं। तो ये सभी, गुड मॉर्निंग रजनी जी। तो ये सभी जो अज्ञे जी की रचनाएं थी और उनका विषय है। और आज का जो टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मिलते हैं शाम को लाइव क्विज में, जो कि शाम 7 बजे होगी। आपका दिन शुभ हो।